बहुत सारे बेटा। और क्या, अर्थ का सन के चारों तरफ रोटेट करना, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करना, पेंडुलम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें इतना क्या सोचना था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पीरियोडिक मोशन जो मोशन अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दूसरा होता है बच्चों ऑसिलेशन। क्या होता है ऑसिलेशन? तो लिखिए पीरियोडिक मोशन विद टू एंड फ्रो, पीरियोडिक मोशन विद टू एंड फ्रो, periodic motion with to and fro, to and fro, to and fro, periodic motion with to and fro type movement about a mean position, about a mean position, to and fro, इसको आप back and forth भी कह सकते हैं। to and fro type movement about a mean position is called oscillation। ठीक है ना, to and fro type movement about a mean position is called oscillation। ठीक है बेटा, एवरी, एक बार याद रखना, हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होता है बेटा, एवरी ऑसिलेशन इज ए पीरियोडिक मोशन, ये बात आपको याद रखना। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होता। ठीक है बेटा, ऑसिलेशन का एग्जांपल जैसे पेंडुलम का एग्जांपल बेटा, पेंडुलम आपने देखा होगा, तो ये क्या है, या स्विंग आपने देखा होगा, झूला, उसमें ये कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक, मतलब एक पॉइंट के अबाउट ये आगे और पीछे मूव करता है। तो जब एक पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे मोशन हो तो वो ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो बेटा पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है? तो हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं है। करणवीर ऑडिबल? ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑसिलेशन के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑसिलेशन अगर कोई भी होगा, इससे पहले एक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम कई टाइप का होता है, लेकिन मैं यहाँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप याद रखिए, नेट फोर्स जब जीरो हो और साथ ही साथ जब नेट टॉर्क भी जीरो हो, कोई ऑब्जेक्ट है उसका, उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है बेटा, उसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो है, तो वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप का होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन हम यहाँ बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब माना जाता है जब लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स, वो जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। बेटा फोर्स क्या करता है? चलाता है। टॉर्क क्या करता है? घुमाता है। तो जब दोनों ही जीरो हो तो इसका मतलब वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है बेटा, अब देखो इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक बेटा, ये हमें जानना है, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बेटा। तो पहला टाइप का इक्विलिब्रियम इस तरीके से है। तो देखो बेटा, जिस जगह पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, वो इस तरह से कर्व है, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉल रख दूं, छोटा सा बॉल रख दूं, तो बेटा ये रुका रहेगा ना, इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है ना नेट टॉर्क लग रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको इस इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कराऊं, अगर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कराऊं, तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भागने का प्रयास करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे इसको डिस्प्लेस कराओ वापस, बेटा इधर डिस्प्लेस कराओ, तो जब इधर डिस्प्लेस कराओगे तो भी वो वापस आने का प्रयास करेगा। यानी अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो एक फोर्स उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा, जो इसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने का ट्राई करेगा। तो आगे से जितना भी हम एसएचएम पढ़ेंगे उसमें इसको मीन पोजीशन कहेंगे। और कभी भी आपको मीन पोजीशन पहचानना है तो मतलब वो पोजीशन होगा जहां पे एफ नेट और टाउ नेट दोनों क्या हो? जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये मीन पोजीशन हो गया। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करे और छोड़ने के बाद वो वापस अपने मीन पोजीशन पे आने का ट्राई करता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि जिन पे अगर मीन पोजीशन से आप डिस्टर्ब करो उनको और वापस अपने मीन पोजीशन पे आने का ट्राई करें, तो ऐसे इक्विलिब्रियम कहे जाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका दूसरा होता है बेटा, अगर दूसरा बात करो, इस तरह से आप इसी सरफेस को उल्टा कर दो, सेम सरफेस को उल्टा कर दो बेटा। अगर सेम सरफेस को उल्टा करो और एकदम धीरे से जाके, मतलब एकदम आराम से बैलेंस बनाते हुए किसी बॉल को यहां पे रख दो, अभी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, इसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो सकता है बेटा, अभी भी ये मीन पोजीशन, अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है। लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्प्लेस करूंगा तो वापस अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा।
तो बेटा ऐसे इक्विलिब्रियम कहलाएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम कहलाएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान कि अगर आप उनको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे तो अपने मीन पोजीशन पे कभी वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहे जाते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम होता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप इसको कहीं भी रख दीजिए, जैसे आपने यहां रखा तो यही इसका मीन पोजीशन है, आपने यहां रखा तो यही इसका मीन पोजीशन है, आपने यहां रखा तो यही इसका मीन पोजीशन है, मतलब इसका हर पोजीशन ही मीन पोजीशन है, कहीं भी आप रखे वो मीन पोजीशन ही है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? न्यूट्रल। तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है बेटा, इसको बना लीजिए और याद रखिए एमपी मतलब आगे मैं जब कभी बोलूंगा तो एमपी मतलब मीन पोजीशन आप समझेंगे। मीन पोजीशन को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, तो दोनों बातें सेम है। तो अगर कभी कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, दोनों ही बातें सेम है, चाहे मीन पोजीशन कहिए चाहे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, ठीक बच्चों, बना लीजिए इसको। बेटा अगर मैं किसी रॉड को अपने हाथ पे बैलेंस कर रहा हूं, ऐसे करके बैलेंस कर रहा हूं, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे बैलेंस करो तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। कि थोड़ा भी अगर इसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। जो स्विंग होता है झूला, वो जब बीच में होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। अगर आप उसको डिस्प्लेस कराओगे तो वापस आने का ट्राई करते हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आएगा। अच्छा एक बात बताओ आप, कौन सा ऐसा इक्विलिब्रियम है जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकता है? कौन सा इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन परफॉर्म करता है? कर सकता है, कॉमन सेंस से सोचो। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? आगे और पीछे का मूवमेंट कौन सा इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर सकता है? बेटा टाइम से आना होता है। अच्छा बेटा टू एंड फ्रो मोशन कौन सा इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर सकता है? स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल? स्टेबल कर सकता है। बेटा स्टेबल को अगर आप डिस्प्लेस करा के छोड़ोगे तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो बच्चे इसमें नोट करके लिखो, ओनली स्टेबल इक्विलिब्रियम परफॉर्म ऑसिलेशन। तो जब कभी भी आपको अगर ये चेक करना है कि यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऐसा पूरा पूरा चांस है कि वहां पे ऑसिलेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूं, जैसे आप लोग यहाँ पे एक चीज और समझ लो बेटा, यहीं पे कि जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो बेटा कि यहां पे मैंने इस पार्टिकल को x डिस्प्लेस किया इधर की तरफ, तो फोर्स, एक फोर्स अपीयर होगा। अब कौन सा फोर्स होगा बात की बात है, ये फोर्स वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा रहा है। यानी अगर मैंने x को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगा। और बेटा अगर x नेगेटिव की तरफ होगा, मतलब पीछे अगर मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी पहचाननी है आपको, उसी को नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा केवल स्टेबल इक्विलिब्रियम ही ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। इसी चीज को जो मैं अभी आपको बताया वो मैं आगे बना रहा हूं। तो देखो बेटा, ऑसिलेशन दुनिया का कोई भी होगा, दुनिया का कोई भी ऑसिलेशन होगा, उसमें सबसे पहली बात क्या होगी? तो एक मीन पोजीशन होगा। बेटा मीन पोजीशन, इसको हम x इक्वल टू 0 कहें, मीन पोजीशन होगा। ये जो भी मीन पोजीशन होगा वो हम इसको x इक्वल टू 0 कह रहे हैं स्टडी करने के लिए। फिर बेटा क्या होगा? इधर प्लस एक्सिस होगा, प्लस एक्स मान लो, और इधर मान लो माइनस एक्स। अब अगर वर्टिकल होगा तो y ले लेना, अगर दोनों होगा तो देखेंगे फिर एक ही होगा आपको, तो दो होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने यूनिक प्रॉपर्टी क्या देखा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स के अलोंग कर रहा हूं तो बेटा फोर्स किसके अलोंग आ रहा है? माइनस एफ के अलोंग आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं माइनस एक्स के अलोंग कर रहा हूं तो फोर्स प्लस एक्स के अलोंग आ रहा है। मतलब डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन से फोर्स प्लस माइनस होता है फिजिक्स में। तो पहले सिचुएशन में अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है, दूसरे सिचुएशन में x नेगेटिव है तो f क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें देखो बेटा, अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन लिखूं, इस ऑसिलेशन का जनरल इक्वेशन लिखूं, तो अब जनरल इक्वेशन इसका क्या होगा? f इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू एक्स टू द पावर n। f इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू द एक्स टू द पावर n। और बेटा n क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, सो ऑन सो फोर्थ, बढ़ते चले जाओ। n क्या है? ऑड नंबर।
तो बेटा ये जो कहलाता है, ये जो इक्वेशन मैंने ये लिखा है, ये इक्वेशन कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। बेटा ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, जल्दी से निकाल लो बच्चों नोटबुक, बैठ जाओ। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बेटा, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें n की वैल्यू ऑड ही क्यों होनी चाहिए? ये n की वैल्यू जो है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन में ऑड क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए ध्यान? इस जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन में n की वैल्यू ऑड क्यों होनी चाहिए? नेगेटिव है। बयान बताओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, बताओ। लॉजिक, लॉजिक सोच लो। हाँ सुनो इधर ध्यान से बच्चों, सब लोग ध्यान दो जो नहीं है। अभी मैंने ये बताया कि दुनिया में कोई ऑसिलेशन हो रहा होगा, उसका एक मीन पोजीशन होगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट x पे करोगे तो एक फोर्स आएगा जो उसको प्लस x करोगे तो एक फोर्स होगा जो माइनस की तरफ आएगा जो उसको वापस ले आएगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट माइनस x की तरफ करोगे तो एक फोर्स आएगा जो वापस उसको मीन पोजीशन तक लेके जाएगा। तो यहां जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल बताया था, इसके पीछे था, पीछे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप x की वैल्यू डिस्प्लेस पॉजिटिव डायरेक्शन में करोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और x को जब नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तभी तो ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होने के लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट प्लस में कर रहे हैं तो बेटा फोर्स को माइनस में आना पड़ेगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट माइनस में कर रहे हैं तो फोर्स को प्लस में आना पड़ेगा। बेटा ऐसा तभी पॉसिबल है जब पावर ऑड हो। क्यों? जैसे अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूं तो f की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए? नेगेटिव। लेकिन मैं जब x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहा हूं तो f की वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो बेटा अगर यहां इवन पावर रहेगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव डालूंगा तो f की वैल्यू नेगेटिव तो आ जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ इवन पावर रहेगा और x की वैल्यू नेगेटिव अगर मैं डालूंगा तो बेटा अभी भी f की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे x स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब x नेगेटिव हो तो f पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव हो तो f नेगेटिव है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा बेटा जब n की वैल्यू 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। तो ये इसको बोलते हैं बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। इस दुनिया में कोई भी ऑसिलेशन हो वो इसी फॉर्म में हो रहा हो, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। बच्चों k यहाँ पे क्या है? k इज द फोर्स कांस्टेंट, k इज द फोर्स कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे? k यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, क्लियर? देखो बच्चों नेक्स्ट, अब देखो बच्चों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अपना टॉपिक, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल, जो इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग पूरी तरह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, सिंपल हार्मोनिक, इसको शॉर्ट में बार बार एसएचएम कहेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो देखो जब आप स्कूल में देखोगे तो स्कूल में चैप्टर की हेडिंग होगी ऑसिलेशन, और उसके अंदर पढ़ाया जाएगा एसएचएम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई एसएचएम और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना? तो बहुत टीचर को पता ही नहीं रहता कि एसएचएम और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें लिख लो द सिंपलेस्ट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एसएचएम। 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 जो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेशन होता है उसे ही एसएचएम कहते हैं। एग्जाम्पल f इज इक्वल्स टू, बेटा सबसे सिंपल n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो बेटा f इक्वल टू जब माइनस के एक्स हो, जब n की वैल्यू 1 हो, जब n इक्वल टू 1 हो, तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें n की वैल्यू 1 हो, उस ऑसिलेशन का एक अलग से नाम दे दिया जाता है एसएचएम। समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड ऑसिलेशन। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें n की वैल्यू 1 हो, उस तरह का ऑसिलेशन एसएचएम कहलाता है। बच्चों अब इसी में उल्टा चल सकते हैं। तीन चीजें अभी तक मैंने बताई, क्या क्या बताई? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम। तो बेटा पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो रिपीट करता है अपने आप को सर्टेन टाइम इंटरवल बाद। ऑसिलेशन को मैंने बताया वो भी पीरियोडिक मोशन ही होता है।
और एसएचएम को मैंने बताया कि वो भी ऑसिलेशन होता है। तो एवरी एसएचएम is an oscillation and every oscillation is a periodic motion, but every periodic motion is not a oscillation, not an oscillation, and every oscillation is not a SHM. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बेटा f की वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब है, वो ऑसिलेशन है लेकिन एसएचएम नहीं है। लेकिन हर एसएचएम ऑसिलेशन है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हर एसएचएम ऑसिलेशन है, हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेशन नहीं है। लेकिन हर ऑसिलेशन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। और हर एसएचएम क्या होगा? आपका ऑसिलेशन हो। क्लियर है ना? ये डिफरेंस है बेटा। सिंपलेस्ट ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां हम 5 इक्वेशन पढ़ेंगे, लिख लिया था ना 5 इक्वेशन। एसएचएम में बच्चों हम 5 इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ी इक्वेशन पहली वाली होगी। 5 इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ेंगे? तो बारी बारी से लिखते चलता हूं मैं। ax की पढ़ेंगे, vx की पढ़ेंगे, xt की पढ़ेंगे, vt की पढ़ेंगे, at की पढ़ेंगे। 5 इक्वेशन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? सबसे ज्यादा मतलब आपको किस में ज्यादा ध्यान देना है? ax, क्योंकि ax से ही 60% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 60% क्वेश्चन। तो ax पे ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ax, एक्सेलरेशन पोजीशन। ये हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। अब दुनिया में कोई भी एसएचएम हो रहा होगा तो उसका किस फॉर्म में हो रहा होगा? तो बच्चों देखो, कोई भी एसएचएम होने के लिए यहाँ एक मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन बता चुका हूं, जहां एफ नेट और टाउ नेट दोनों जीरो हो। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, जहां पे नेट फोर्स भी जीरो हो, नेट टॉर्क भी जीरो हो। तो इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। बेटा कोई भी ऑसिलेशन या एसएचएम होगा तो बेटा वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड में जाके रुकेगा और कहीं ना कहीं बैकवर्ड में भी जाके रुकेगा। झूला आगे जाता है जितना, उतना पीछे भी आता है कि नहीं आता है? ऑसिलेशन जितना आगे जाता है उतना पीछे आता है कि नहीं आता है? तो बेटा इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? एम्पलीट्यूड। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू माइनस ए और इधर कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू प्लस ए। तो बेटा एसएचएम हमेशा ऐसे होता रहेगा, जीरो से प्लस ए जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे, ये हमेशा स्विंग होता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है ना। तो इसका जर्नी हमेशा जीरो से, मतलब कैसे भी हो सकता है क्योंकि एसएचएम कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो आप ये बता नहीं सकते कहां से स्टार्ट हो, लेकिन फिर भी इस तरीके से मोशन है। इस x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए को हम लोग कहेंगे बच्चों, ये दोनों कहलाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन। शॉर्ट में लेके चलेंगे चीजों को, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। समझ रहे हो ना? तो शॉर्ट में आगे से ईपी कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? अगर एम्पलीट्यूड का कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, एम्पलीट्यूड का डिस्प्ले डेफिनेशन क्या होगा? तो बेटा एम्पलीट्यूड, ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लिख लीजिएगा इसको भी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट मीटर की होगी, क्योंकि तो डिस्टेंस ही है। इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट मीटर ही होगी, ऐसा यूनिट, लेकिन मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीटर होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना, मतलब ये आपके दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ऐसा। अब बच्चों ax की बात करते हैं, क्योंकि आगे हर जगह ये यूज होगा, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर ax की बात करते हैं, ठीक है? हो गया? बना लिया? जल्दी करो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों। बच्चों ax की इक्वेशन लिखना है तो हमारे लिए बहुत आसान है बच्चों। f की इक्वेशन क्या लिखी है अभी? f की इक्वेशन लिखी है माइनस के एक्स, लिखा है ना। तो बेटा f इक्वल टू हमें पता है, न्यूटन ने बताया था बहुत पहले, f इक्वल टू क्या होता है? ma। तो ma बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स। तो बेटा यहाँ से a कितना आ जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स, यह आ जाएगा। a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स।
बेटा के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट, के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट। तो बेटा अभी थोड़ी देर के लिए बात आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां मैं के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये भी आगे आपको रीजन पता चल जाएगा। ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा जब मैं आपको इसका प्रोजेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको अभी के लिए बस आपको लिख लेना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होगी। के बाई एम किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होगा ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इवनिंग हो गई, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, अंडर रूट ऑफ के बाई एम होगा। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा, क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर 2 पाई बाई ओमेगा है तो 2 पाई ओमेगा को रिवर्स कर दो तो कितना का अंडर रूट ऑफ एम अपॉन, क्या बेटा, हा हा हा, गधा कहीं का, तुमने पेंडुलम का बोल रहे हो ना तुम, हाँ 2 पाई रूट एल बाई जी आएगा, वो आएगा, वो भी एसएचएम ही होता है, वो आगे बताएंगे, डेरिवेशन है उसका, ठीक है। थोड़ा सा स्किप हुआ, थोड़ा देख रहे, थोड़ा बहुत देखा, नहीं देखा होगा, हाँ मेरे को पता है। सुनो अब ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा डिले सोचा, मैं थोड़ा जानबूझ के डिले करूंगा, बच्चे आ जाए बच्चे आ जाए बच्चे आ जाए, क्योंकि उसमें हमको क्या लगता था कि भाई एसएचएम एक ऐसा टॉपिक है ना जो शुरू से समझना पड़ता है थोड़ा सा, हालांकि अभी थोड़ा ट्राई करो अभी भी समझने का, कि ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, देखो इसमें, हाँ अरे ए वर्सेस है भाई, ए एक्स इक्वेशन है, ए माइनस एक्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये आज तुम सीधे समझो, हाँ एफ इक्वल टू माइनस के एक्स एस एच एम की इक्वेशन होती है, मैं ब्रीफ कर दूंगा क्लास के लास्ट में, थोड़ा सा रुकना, अभी बस इतना याद रखो, 60% सवाल इसी फॉर्मूले पे होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहले एफ इक्वल टू के एक्स की इक्वेशन लिखोगे आप, अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको, एफ इक्वल टू के एक्स की इक्वेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे तो अभी आपको बताता हूँ। फिर जो लोग को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो बस याद रखे, ये मैं लिखना बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। उसको एफ को एम ए किया, ए को के बाई एम किया, इधर ध्यान दो राम, ए को के बाई एम किया, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लिया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहां से कंपेयर करोगे तो के बाई एम होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, रूट के बाई एम होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है। मुद्दे की बात इतनी है कि बेटा जब आप ए एक्स की इक्वेशन लिखें तो ए और एक्स को छोड़ के बीच में जो बचता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, इतना ध्यान देना है। अब यहां कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे, यहां कुछ भी आ सकता है, बस हमें याद कि ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा तो ओमेगा मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टी पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो ए एक्स की इक्वेशन में ए और एक्स को छोड़ के जो बचता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, बस इतना याद रखना अभी के लिए, इस आगे चलते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, अब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तब समझ में आएगा तुमको, ठीक है। ठीक चले आगे, कोई बात नहीं, अच्छा 2 पाई बाई ओमेगा आ गया, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, फिर 2 पाई बाई, आगे चले। देखो चो इधर
एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने से आपको क्लियर होगा सिचुएशन। एक ब्लॉक एम है, यहां पे एक स्प्रिंग लगा है बच्चों, बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, क्विक रिवीजन देखो, अब इसी क्वेश्चन से कराएंगे। K1 और K2 है बेटा, मुझे ये चेक करना है कि पहले ये इसका, अगर पहले चेक करना है कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं। दूसरी बात हमें चेक करना है कि अगर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। दो चीज पता करना है, पहले हमें ये चेक करना है कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं, और दूसरी बात ये चेक करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ध्यान से सुनो सब लोग, कोई भी क्वेश्चन है ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो बेटा ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैं पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि मीन पोजीशन पे है कि नहीं। मीन पोजीशन का मतलब अभी जिस सिचुएशन में है उसमें इसके ऊपर लगने वाले सारे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है या नहीं। अगर इसके ऊपर इस सिचुएशन में लगने वाले सारे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। फिर बच्चों इक्विलिब्रियम तीन टाइप की होती है, तो उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक होता है, देखो मैं बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम पहले चेक करना है, एसएचएम के लिए सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम चेक करना होता है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब दूसरी बात बच्चों, इक्विलिब्रियम में भी स्पेशल टाइप का इक्विलिब्रियम चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर अभी हमने देख लिया कि ये इधर उधर नहीं जा रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसको हमने x इक्वल टू जीरो कह दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब माना जाता है जब आप इसको x से डिस्प्लेस करें और वापस ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का ट्राई करें। अगर वो ऐसा करता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा हम देख रहे हैं कि जैसे मैं इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करूंगा, ऐसे इसको शिफ्ट करूंगा तो ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये इसको पीछे खींचेगा, और ये वाला कंप्रेस होगा, ये भी इसको पीछे धक्का मारेगा। तो यानी अगर मैंने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का ट्राई कर रहा है ना। अगर ऐसा है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। तो यानी ये पूरा का पूरा चांस हो गया कि ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। समझ रहे, दो चीज चेक करना है, पहले इक्विलिब्रियम है कि नहीं, नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम है। दूसरा चेक करना है स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल होगा तभी ऑसिलेशन, स्टेबल नहीं होगा तो ऑसिलेशन की बात ही नहीं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, क्योंकि इधर डिस्प्लेस कराओ चाहे इधर डिस्प्लेस कराओ, आपको फील हो जाएगा कि अगर मैं इधर डिस्प्लेस कराऊंगा तो वापस जाना चाह रहा है, तो जब वापस जाना चाहे तो स्टेबल है। अब मुझे पता चल गया कि स्टेबल है, बेटा स्टेबल है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा हूं तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जो इसको रीस्टोर कराने के लिए, रीस्टोर कराने का ट्राई कर रहा है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, जो वैल्यू को रीस्टोर करे। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूंगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो देखो, अगर मैं x से इसको डिस्प्लेस कराया तो ये वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, कितना लगाएगा K2x। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया ना अपोजिट होगा, तो अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो बेटा ये स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे x से तो कितना फोर्स लगाएगा K2x, लेकिन ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है ना, ये भी कितना फोर्स लगाएगा K2x। क्या दोनों के फोर्स का डायरेक्शन सेम है, चेक कर लो बेटा। इसको कंप्रेस, ऐसे कंप्रेस किया तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला स्प्रिंग खींचा है तो ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा K1x। तो यहाँ बेटा f की वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो साइन नहीं लगा रहा, माइनस साइन का इतना ही सिग्निफिकेंस था कि x और f अपोजिट होना चाहिए, मैंने चेक कर लिया अपोजिट है। तो बेटा यहाँ f की वैल्यू कितनी आएगी K2 प्लस K1 इंटू एक्स। फिर अभी क्या बताया था बेटा, f को किससे रिप्लेस कर दो, ma से, तो ma इज इक्वल्स टू कितना होगा K2 प्लस K1 इंटू एक्स। तो बेटा यहां से a निकालो, a कितना आएगा K2 प्लस K1 अपॉन m आएगा बेटा इंटू एक्स आएगा। मैंने क्या बोला था, x को और a को छोड़ के जो बीच में बचता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है टोटल, ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K2 प्लस K1 बाई m। तो बेटा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो बेटा टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2। खत्म हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, तो आप बता देंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तरीका जो पहले बताया वो आपको फॉलो करना है। बेटा पहले एफ की पहले चेक करना है इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इक्विलिब्रियम है कि नहीं, अगर ये चेक हो जाए बेटा फिर आपको चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। स्टेबल निकल जाए फिर उसके फोर्स को लिखने का ट्राई करो,
अगर फोर्स को लिखने के ट्राई करने के बाद आपको F इक्वल टू एक्स टाइप का रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब स्टेबल है बेटा, फिर सॉल्व करो, फिर टाइम ओमेगा आ जाएगा, फिर सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं, केवल जब देखो ये फॉर्म याद रखो, ax की इक्वेशन लिखोगे तो जो बीच में कोफिशिएंट कांस्टेंट बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर ax में, बस केवल ax में, ओमेगा fx में मत कर देना। और वो भी क्यों, तुम्हें रीजन पता चल जाएगा आगे, अभी बस इतना है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ax इक्वेशन इस चैप्टर का 60% है, तो ax पे पूरा फोकस करो, सीक्वेंस पे फोकस करो, क्योंकि बच्चों आगे चल के धोखा होगा। ये फॉर्मूला याद करने, जैसे मैं भी आपको बोल सकता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के याद कर लो, नहीं, क्योंकि 12th में जब आप जाओगे ना तो पहले ही चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगा, तो ये याद करना जरूरी है कि ax जो बचा वो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वहां इस तरह से जाना पहचान चीज नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा। ठीक है बेटा, अगर अकेला स्प्रिंग रहता, मान लो केवल एक स्प्रिंग रहता, तो भी ये एसएचएम में होता बेटा। एक स्प्रिंग मान लो यही रहता बस, तो इसको पहले चेक करता है इक्विलिब्रियम है, हाँ अभी स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, इक्विलिब्रियम है। फिर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के देखता, तो ऐसे डिस्प्लेस कराता है स्प्रिंग, ऐसे खींचता, ऐसे कंप्रेस करता है स्प्रिंग, ऐसे जाता, तो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर मैं उसका इक्वेशन लिखता, तो F इक्वल टू के एक्स आता, और डायरेक्ट फॉर्मूले में बेटा यहाँ 2 पाई अंडर रूट m बाई के हो जाता। लेकिन वहां फोर्स कांस्टेंट नहीं, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता। ठीक है ना, तो इसे बस आगे टाइप शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज लिखवाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि जब आप 12th में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसी के अंदर अभी ax से बाहर नहीं जाओगे, इट विल टेक टाइम, अभी सब ax में चलेगा। ax से बाहर जाओगे तो चैप्टर 40% रह जाएगा, सब ax में चलेगा। बच्चों अभी आपने क्या लिखा था, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बच्चों भी लिखा था ना, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था ना बेटा। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर को इधर ला दो, तो इधर लाने पे एक इक्वेशन इस तरह की बनेगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो जब इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी होती है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसको कहते हैं क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये जो अभी लिखा हुआ है ना, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये जो अभी लिखा है इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब मैं बताता हूं मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ एसएचएम का फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बताया था ना। हर ऑसिलेशन, हर एसएचएम ऑसिलेशन है, लेकिन हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं। ठीक है, कोई पूछ लिया डायरेक्ट मेरे से पूछ लिया। ठीक है, मैं एक क्यों बता रहा हूँ बच्चों, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार एक एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, ठीक है ना, बोला था द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, वो इस तरह से दिया था D2, ठीक है ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। हालत खराब हो गई थी लोगों की। देखो पता कितना आसान क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आ रहा है ये, लेकिन लो अरे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, पता नहीं क्या सॉल्व कराएगा ये, कुछ कराएगा इसमें। बच्चों यहाँ कम, अगर आप जानते हो तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 9 3 के, तो बेटा टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई 3, आंसर। बेटा कंपेयर कर लो, देख लो जितने लोग, ओमेगा स्क्वायर 9 है तो ओमेगा कितना आ जाएगा 3, टाइम पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई 3 सेकेंड इज द आंसर। मतलब ऐसे इसलिए बोलते हैं कभी कभी चीजें बहुत बड़ी दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, इसीलिए मैंने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम देके टाइम पीरियड पूछो, कोई चिंता की बात नहीं, तुम बस समझ जाओ को दिया क्या है।
ठीक है, आगे चले। अब इसमें मैं अलग अलग आपको केसेस कराऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्प्रिंग केस, आगे चलूंगा। अभी सब कुछ है एक्स के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला बच्चों इसमें स्प्रिंग केस, स्प्रिंग केस पढ़ेंगे, इसके बाद पेंडुलम का पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे, स्प्रिंग केस, पेंडुलम। सारा केस तो प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, लेकिन सबके फॉर्मूला लगभग बता दूंगा, ठीक है ना। जो आपको प्रूफ करने लायक हो बता देंगे। स्प्रिंग केस बच्चों, स्प्रिंग केस में नॉर्मल स्प्रिंग हो तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अब मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इस तरह से स्प्रिंग हो, फिर इस तरह से स्प्रिंग हो। नहीं, सीरीज है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो इसका K इक्विवेलेंट आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। दो फॉर्मूला, दो इक्वेशन बना के, x1 प्लस x2 इक्वल टू x, और दूसरा K1 इंटू x1 इक्वल टू K2 इंटू x2। तो निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पीएचडी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका हम इक्विवेलेंट, जैसे बच्चों मास m है, इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट होता है बच्चों, अगर आपको ये K इक्विवेलेंट है, मतलब हम इसके जगह ये लिखना चाहते हैं, तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट आता है पैरेलल वाला आता है, आपको याद है ना 10th। तो यहाँ उल्टा होता है, बस ये बात का ध्यान देना। अब टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के आता था ना बेटा, अकेला स्प्रिंग रहेगा तो m बाई के आएगा, तो यहाँ कितना जाएगा? m अपॉन के इक्विवेलेंट। सॉल्व करके डाल देना, ठीक है ना। सॉल्व करके के इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देना, बस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। पैरेलल में क्या होगा आपको पता है? पता है ना पैरेलल में क्या होगा? क्यों उल्टा होगा ना, बस K1 प्लस K2 हो जाएगा, सीरीज में है तो पैरेलल में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन के, जो इसको सॉल्व करके यहाँ पुट कर देना, ठीक है बच्चों। आगे चलें, पैरेलल भी लिख लो खुद से। दूसरा पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो दो स्प्रिंग लगा लो, पता ही है आपको, ये तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा अगर करना चाहोगे। एक के इक्विवेलेंट बना के कंपेयर कर देना, पिछले वाले में तो थोड़ा मेहनत भी था। यहां भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही जो के इक्विवेलेंट से है बच्चों, वो डाल दो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन करा जाए ना एक, कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग बता लेता हूँ, एक ही बार शुरू कर देते हैं। एक और इसमें होता है, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन एक साथ। देखो कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग को बेसिकली कट कर रहा है, वैसे केस नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है बार बार। सीरीज का 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1। पैरेलल का ये रहा बेटा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट सबको पता है क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जैसे अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, तो ये कहता है कि इस स्प्रिंग को अगर 1 मीटर से खींचने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए? 200 न्यूटन। अगर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट है 400 न्यूटन पर मीटर, तो वो दूसरा वाला स्प्रिंग जो ज्यादा स्टिफ है, कौन सा स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है? 400 वाला, क्योंकि आपको 1 मीटर से खींचने के लिए ज्यादा फोर्स। तो बेटा मान लो पहले स्प्रिंग कंप्लीट लेंथ का था और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, अब मैंने इस स्प्रिंग को n बराबर टुकड़ों में कट कर दिया, एक टुकड़ी का लिया, एक टुकड़े को मैंने लिया, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? k बाई एन या एन के? मतलब मैं बता रहा हूं आपको, k बाई एन होगा या एन के होगा? एन के। क्यों?
एन के होगा, लेकिन एन के क्यों होगा? जैसे बेटा मान लो पहले 5 मीटर का स्प्रिंग था। हाँ, एक ही वाले को ज्यादा। इसका सिंपल लॉजिक है कि बेटा अगर मान लो आपको 5 मीटर का स्प्रिंग है और उसमें से 1 मीटर निकालना है, और एक बार 1 मीटर का स्प्रिंग है उसमें से 1 मीटर निकालना है, तो 1 मीटर के स्प्रिंग में से 1 मीटर निकालना मुश्किल है ना। 5 मीटर के स्प्रिंग से तो 1 मीटर निकालना आसान है ना। तो जितना स्प्रिंग छोटा होता जाएगा, जितना छोटा करते जाओगे उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो अगर स्प्रिंग को आधा कट किया तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बच्चों अगर पहले टाइम पीरियड टी था तो बाद में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी डैश कितना होगा? अरे और कोई बताओ, पहले टाइम पीरियड टी था तो बाद में टाइम पीरियड कितना होगा? और एक बार प्रयास करो। पहले टाइम पीरियड टी था, बाद में कितना होगा? तो क्या होगा, मतलब एन एन आएगा, एन आएगा, क्या होगा? एन रूट में आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्यूब में आएगा, किस किस में आएगा? केवल एन आएगा। देखो बच्चों, अब मैं क्या रूंगा, अब मैं क्या रुकू, छोड़ो हटाओ। बेटा n बराबर कितना था? 2 पाई रूट m/k। बेटा एक बात बताओ, अगर k n k हो जाएगा, k n k हो जाएगा, इसमें t डैश कितना आएगा? हाँ रूट एन टाइम। टी डैश कितना होगा बेटा? 2 पाई रूट m/n k होगा कि नहीं? तो यहां से अगर मैं 1/√n कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई√m/k बचेगा ना। बेटा देख लो देख लो, अगर मैं रूट एन कॉमन लूंगा तो अंडर रूट 2 पाई रूट बचेगा कि नहीं? देख लो बच्चों, 1/√n बाहर हटा लिया है, बाहर कर लिया है। तो बेटा ये तो टी के इक्वल था ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टी बाई, हाँ, टी डैश विल बी इक्वल टू टी/√n। ये याद करनी, देखो जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं याद करने की जरूरत नहीं, सब बस समझ के रखो। सीरीज पैरेलल वाला बस याद रखो कैसे कैसे होता है, इसमें बस ये याद रखो, बाकी तो तुम्हारा माइंड खुद कैलकुलेट कर लेगा। अगर के है तो एन के हो जाएगा, फिर वो सब याद, ये याद करने की जरूरत थोड़ी है। तुम बस ये याद कर लो कि इसका अगर के होगा, लॉजिक भी दिया है वैसे, लॉजिक से उसको भी समझ लो। तुम्हें पता है एसएचएम बहुत डिफिकल्ट कहा जाता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि सब बच्चे आ जाओ तब शुरू करूं। एसएचएम में होता है ना कि जब एक लिंक टूटता है तो अगला लिंक फिर उठा नहीं पाओ, इसीलिए सोच रहा था कि सब आ जाओ तब इसको थोड़ा सा चलते हैं। अब बताओ, रुद्र फिर भी गधा है। मैं अभी आज क्लास कितनी लेट स्टार्ट किया। ठीक है, 2 पाई t = t/√n। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें। आओ धमाल वाला क्वेश्चन करते हैं कुछ। इसका के दिया है बेटा? भाई मास्क तो ले लेते, बिना मास्क के कैसे आ गया? अच्छा केक, अच्छा तुम वो बता रहे थे मुझे, अच्छा तुम वो बता रहे थे, तुमने मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है थोड़ा सा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। बच्चे समझ रहे हो, इस तरह स्प्रिंग हैंग हो रहा है, नीचे एक ब्लॉक है, तो ऐसे अगर इसको खींच को छोड़ूंगा तो ऐसे हिलेगा, इसको मैं ऐसे खींच को छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, स्प्रिंग सिस्टम पे लगा हुआ है। बच्चे सीरीज पैरेलल का ध्यान दो, पहले ये दोनों आपस में पैरेलल में है,
फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, फिर सॉल्व करके जो आएगा ये सीरीज में है। अब करो सॉल्व। पैरेलल वाले को तो डायरेक्ट जोड़ दो बच्चों, सीरीज वाले में उल्टा करके जोड़ लो। कर लो कर लो, 5/5 करेक्ट है बेटा। पैरेलल वाले को सीधा सीधा जोड़ दो। आ गया ना बेटा? क्या हुआ बेटा? जोड़ो, इसको जोड़ोगे 600 आएगा, इसको जोड़ोगे 300 आएगा। अब ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो कभी कभी तुम उल्टा करके इसको ऐड कर लो, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, क्योंकि सीरीज में आपस में, तो 1/600 प्लस 1/300, एलसीएम ले लो 600 आएगा, 1 प्लस 2 आएगा इज इक्वल्स टू 1/k इक्विवेलेंट। तो बेटा k इक्विवेलेंट कितना आएगा? 600/3, तो बेटा कितना आएगा? 200 आएगा, 200 न्यूटन पर मीटर। k इक्विवेलेंट आ गया। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। बेटा m का फॉर्मूला कितना है? 2 अपॉन k कितना है? 200। जानबूझ के डेटा ऐसा लिया था कि कैंसिल हो जाए, तो 1/100 बचेगा 10, 10 से कैंसिल होगा, π/5। इसका आंसर आएगा π/5 सेकेंड। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और हो जाए। देखो पैरेलल में तुम ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अगर दो रहे तो ये कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना? मतलब ऐड करने की जगह, एलसीएम एलसीएम लेने की जगह डायरेक्ट 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 3। हाँ बेटा इसमें थोड़ा टाइम लग गया ना, समझा ना, तुरंत कर लो, बात तो सेम ही है। ठीक है? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई अंडर रूट m बाई के लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो बच्चों। लिखो a spring constant k, a spring constant k is attached with mass m, attached with mass m and its time period is t। मतलब एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इतना कहानी नहीं लिखवाना चाह रहा। ए स्प्रिंग ऑफ मास, क्या लिखवा बेटा बताओ? ए स्प्रिंग ऑफ, a spring of spring constant k is attached with mass m and its time period is t। बेटा अब इसमें और लिखा होगा स्टेटमेंट स्कूल के एग्जाम में कि इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, तो वो सब हम नहीं लिखते, इसमें लिखो इफ स्प्रिंग इज कट इनटू, if spring is cut into 3 equal parts, if spring is cut into 3 equal parts and all the parts, and all the parts are connected in parallel, and all the parts are connected in parallel with the same mass, with the same mass, with the same mass, then find the new time period, then find the new time period in terms of t, then करने दो दूसरों के साथ तुम लोग थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। बस स्प्रिंग को सोचो क्या होगा, t/√3। ठीक है? क्या हुआ हर्ष? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
आ गया अभियान? T/3 ना? आ गया अंशिका? क्या बात कर रहे हो रसिका? देखो इधर ध्यान से, बेटा जब अकेला मास था तो उसका टाइम पीरियड कितना था? 2π√m/k। बच्चों ये क्लियर है ना? अकेला जब था। अब बोल रहे हैं पहले वन, देखो तोड़ तोड़ के करो ना क्वेश्चन को। बोला 3 इक्वल पार्ट में काटा, तो एक इक्वल पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3k। पक्का ना? तो बेटा 3k हो गया। अब वो 3k के 3k तीनों जो है आपस में किसमें कनेक्ट किए गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो अब कितना बचेगा? 9k। तो बेटा नया टाइम पीरियड आएगा कितना? 2π√, सेम मास के साथ कनेक्ट किया है, m/9k। तो बेटा 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/3 2π√m/k। तो बेटा 2π√m/k क्या है? t है। आंसर इज t/3। ऐसे कोई परेशान नहीं एकदम। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस करो, 1/1 प्रोसेस करो, चीजें हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, ठीक है चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। लिखो लिखो देखो, टू स्प्रिंग of spring constant k1 and k2 respectively, two spring of spring constant k1 and k2 respectively are connected with a mass. Two spring of spring constant k1 and k2 respectively, two spring of spring constant k1 and k2 respectively are connected with a mass separately, connected with a mass, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, connected with a two identical mass separately। क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल मास सेपरेटली, मतलब एक एसएचएम अलग चल रहा है, एक एसएचएम, टू आइडेंटिकल मास सेपरेटली, टू आइडेंटिकल मास सेपरेटली। if their time period is if their time period is t1 and t2, if their time period is t1 and t2, ठीक है, then what will be there, new time period, then what will be their new time period if they are connected in, first series, second in series, first in series, second in parallel with the same mass। नहीं विद द सेम मास। सेम मास मतलब, बात को समझ रहे हो? समझ लो फिर से। वैसे क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया कि अलग अलग दो एसएचएम है, एक दो स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है, तो एक बार k1 k2 को सीरीज में जोड़ दिया एक ही मास के साथ, ऐड मत करना मास, एक मास के साथ, तो उसका टाइम पीरियड t होगा, तो t का आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, या इसका जो रिजल्ट देखो, ये स्कूल एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा, ये स्कूल एग्जाम का डेरिवेशन है कि बोलेगा कि दो स्प्रिंग है, उसको m से कनेक्ट किया, k1 है, टाइम पीरियड t1 है, तो दोनों को अगर, बेटा यहाँ कहानी कुछ और है, वहां k तो सबका सेम निकला था ना, फटाफट ऐड कर लिए थे, यहाँ तो मुसीबत है। बेटा योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या आंसर हो सकता है मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शंस दे दे रहा हूं। t1, t बोल रहा हूं, t इज इक्वल्स टू t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। दूसरा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तीसरा 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई t1 स्क्वायर प्लस 1 बाई t2 स्क्वायर। चौथा
2/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। ये ऑप्शन है। घबरा मत, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगेगा, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना समझते जाना। ये ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और आपका बाहर का आएगा। मैं ऑलरेडी सब चीजें कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आपको कुछ भी बाहर की चीजें ना देखने को मिले। तो पहला केस ये होगा, पहले केस का कैलकुलेट करना। मेरे को पता होता थोड़ी है, देख लो इधर एक बार। पहला केस मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप करना, ठीक है? पहला मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप करना। पहला देखो बच्चों, अच्छा कर लो, करो तो करो जो बच्चे कह रहे हैं। दूसरा सीरीज का पैरेलल का? सीरीज का मेरे को वैसे कंफ्यूजन तो है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप दूसरा कह रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जितने लोगों को कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, अच्छा रुको, ठीक है कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ठीक है, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो करने दो। हाँ मे भी, मतलब हाँ मे भी कुछ दूसरा या तीसरा या कुछ होगा। हाँ मैं रुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं रुका। अच्छा मैं बताइए, थोड़ा मैं दिमाग में सोच लूँ क्या आंसर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है सीरीज वाले का? करेक्ट करेक्ट। पैरेलल का थर्ड आएगा, करेक्ट। देखो इधर देखो ध्यान से बेटा, T1 इज इक्वल्स टू कितना है? T1 इज इक्वल्स टू है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k1। और बेटा ये T2 इक्वल टू कितना है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k2। और बेटा ये T इज इक्वल्स टू कितना है? ये T है, T इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, है ना बेटा? तो अब सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कितना होगा? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो बेटा यहां से 1 अपॉन k1 की वैल्यू निकालना, जरा स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो स्क्वायर कर दोगे बेटा तो ये T1 स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा। तो इसका देखो मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। सही बोल रहा हूं क्या? ये 1 अपॉन k1 की वैल्यू, चेक करना जरा बेटा। सिमिलरली अगर इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 1 अपॉन k2 की वैल्यू निकालो, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो बेटा T2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन m, बेटा ये 1 अपॉन k2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना? फिर बेटा क्या करोगे, यहां से 1 अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो। बेटा 1 अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। बेटा ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी वैल्यू। 1 अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई m। बेटा यहां डाल दो टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। सब 4 पाई स्क्वायर m काट दो, सेकंड वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर पैरेलल में करना है तो k1 की वैल्यू निकाल लो। तो k1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर। k2 क्या हो जाएगा? 4 पाई, ये उल्टा कर दो और उल्टा करके ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, सॉरी थर्ड वाला, हाँ ये आएगा सीरीज का और ये आ जाएगा पैरेलल का। उल्टा करके जोड़ दो। नहीं नहीं हो रहा है, लिख लो इसको, लिख लो। अरे ये प्रूफ आता है एग्जाम में, मैं शॉर्टकट में करा दिया, इससे परेशान मत होना। ये लिख लो इसको, और इसको याद भी रखना जहां तक पॉसिबल हो सके। कंपटीशन में एज मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज मिलेगा अगर इसको याद रखते हो तो, कि सीरीज में। लेकिन देखो याद रखने वाली चीजें भूल जाती है, इसलिए समझा करो ज्यादा। ठीक है, चीजें समझ के चीजें करनी चाहिए।
आगे चले। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना, कर लोगे ये ध्यान से? छोड़ देना जगह, अगर पैरेलल वाला घर पे खुद इसको करके देखना, पैरेलल वाला करके देख लेना, आ जाए। कुछ नहीं करना है, k1 आया, k1 को उल्टा कर दो, बस उल्टा करके ऐड कर दो, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक है बच्चों, एक बात बता दो बस लास्ट इसमें, फिर अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। ए मैक्स कितना होगा, एक्सेलरेशन के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू ए मैक्स का फॉर्मूला क्या निकला है बच्चों? ए का फॉर्मूला क्या निकला है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी? तो बच्चों एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस ए, या तो पेंडुल एसएचएम आगे जा सकता है या तो पीछे आ सकता है, मैक्सिमम एक्स। तो बेटा ए मैक्स की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर ए, और कहां पे होगी? एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसी झूले का लास्ट में होगा, और मिनिमम कहां होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो, बीच में बिल्कुल। तो बेटा एक्स के लिए तो ए मिनिमम भी लिख लेना, ए मिनिमम कितना होगा? ए मिनिमम होगा जीरो, कहां पे होगा? एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ उल्टा ही है, देखो उल्टा ही है, वेलोसिटी का उल्टा ही है। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। कहने का मतलब है, आगे बता दूंगा वैसे, कि जब झूला किनारे पे जाता है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन देख रहे हो क्या है? मैक्सिमम है। और जब बीच में आता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वो यही बात ये कह रहे थे, तो उसको मैंने बोला कि हाँ ठीक है। ठीक है, डन बच्चों? आ जाओ, अब हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सरल लोलक की। इसी के अंदर हिंदी में कहते हैं सरल लोलक। हाँ, सिंपल पेंडुलम को सरल लोलक कहते हैं, पेंडुलम को लोलक कहते हैं, और सिंपल मतलब सरल। बोला जाता है, हिंदी में कहा जाता है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल बताएं, एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखें। सिंपल पेंडुलम, कदा कहीं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मास लटका होगा बहुत छोटा, ये लेंथ एल होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ एल होगा। तो पहले ये पता करो ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, या पहले पता करो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में है ना? अच्छा अब फिर पता करो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, डिस्प्लेस करके देखो वापस आना चाह रहा है क्या? हाँ तो स्टेबल में, तो यानी ये ऑसिलेशन कर सकता है, ऑसिलेशन कर सकता है। अब ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके दो मेथड है, लेकिन पहले आसान वाला है। क्या हुआ? मान लो मैंने इसको डेल्टा एक्स या एक्स डिस्प्लेस कर दिया, और ये वाला एंगल बच्चों थीटा है, आर्क है, अभी बहुत छोटा डिस्प्लेस करा है, लास्ट में बोल दूंगा कि एक्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सीधा है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिजिक्स में ऐसे ही चीजें चलती है। लास्ट में बोल दूंगा एक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका m है, तो m का कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर ले जाएगा इसको, और एक कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस करेगा। m का दो कंपोनेंट आएगा ना, जैसे m ऐसे है, अरे वेट ऐसे लगेगा ना इसके ऊपर नीचे,
लॉज ऑफ मोशन नामक एक चैप्टर बहुत पहले हुआ करता था। देखो ये बच्चों, ये एंगल थीटा है, इधर ध्यान दो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों क्यों हुआ थीटा? सही बात है, ये थीटा है तो ये थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी लग सकता है, कोई बात नहीं बेटा, ये बचपन की मैथ है। अरे तो क्या मतलब बायो होगा तो मतलब बचपन का भूल जाओगे? डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, इधर ध्यान दो। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? थीटा। थीटा एंगल होगा। अब इस mg का दो कंपोनेंट आएगा, इधर वाला कंपोनेंट जो cos के पास होता है, वो जो पास होता है वो cos होता है, तो थीटा के साथ वो क्या है? mg cos थीटा। और इधर जो लाएगा वो क्या होगा? mg sin थीटा। तो ये mg को हटा दो फिर। बेटा यहाँ पे फोर्स लिखो। अच्छा, x के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना? अरे x के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना, तो इसका साइन में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा, क्योंकि तो डायरेक्शन देख लिया, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ ठीक है, लिख लो। बना लो, बनाओगे, बना लो, पहले बना लो, जब रोक दिया तो बना लो, बना लो। तूने बना लिया क्या? मेरे बैग में बॉटल। ए हो गया, mg cos थीटा mg sin थीटा हो गया कि नहीं? बताओ। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर दोगे ना, कठिन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर दोगे ना, कठिन हो जाएगा। अरे ये बताओ, हो गया क्या? ये लिख लिया क्या तुमने? इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मुझे फोर्स लिखना है ना, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इसकी वैल्यू को वापस इक्विलिब्रियम के पास लेके आ रहा है, वो फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा। अरे जो वापस लेके आ रहा है mg sin थीटा है ना, लेकिन ये f इक्वल टू एक्स टाइप का तो कहीं से भी नहीं लग रहा, तो अब हम बोलेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। देखो, जिसको पता नहीं, मैं बता रहा हूं एक चीज, और वो हमेशा 12th तक भी याद रखना, 12th में भी ये सेम चीज रिपीट होगा। देन साइन थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, cos थीटा बिकम नियरली इक्वल टू 1 एंड tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, डन। देखो बच्चों, अब इसके बाद ये वाला यहाँ फंडा लग जाएगा, इसको लगने के बाद ये f किसके इक्वल हो जाएगा? mg थीटा के। f विल बी इक्वल टू mg थीटा। बच्चों अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं थीटा को लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस, बेटा x अपॉन एल। आर्क अपॉन रेडियस ना, तो बेटा x अपॉन mg इज x अपॉन एल, तो बेटा x को यहां लिख लू, l को यहां लिख लू। ए क्या हुआ, गधा कहीं का। f इक्वल टू mg बाई एल इंटू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? ये बैठ जाओ इधर, ध्यान से समझ लो इसको। तो mg बाई एल किसके इक्वल हो जाएगा, बताना पीयू? mg बाई एल किसके इक्वल होगा? अभी मैं बताता हूँ, ब्राइट फ्यूचर।
mg/l किसके इक्वल होगा? ठीक है बेटा, F इक्वल टू कितना लिख सकते हो? ma, तो ma इक्वल टू कितना होगा? mg/l इंटू एक्स। अरे ये के इक्वल होगा, ये फोर्स कांस्टेंट के इक्वल होगा, के। मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, के फोर्स कांस्टेंट था। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई √m/k होता था ना। तो m अपॉन के की वैल्यू याद भी रखनी है, mg/l। इसी को तुम लोग m से m कैंसिल कर दो तो फेमस फॉर्मूला आता था, देखा होगा पहले जरूर। 2 पाई √l/g। इसको याद रखना, के की वैल्यू यहां अलग से याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा तो ये मत कहना। के इक्वल टू mg/l होता है पेंडुलम में। टू पाई √l/g। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, ये याद रखना सब लोग। टू पाई √ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे है, समझ में आया ना कैसे है? डेरिवेशन है। इसका एक और तरीका भी है, बताऊं क्या? दो हाँ, चलो एक और बताता हूँ, विहान के स्कूल में कराया गया वो भी बता देता हूँ। करा जाए? ए चुपचाप रहो तुम लोग फालतू। अब पिटाई होगा तुम्हारा पीयू। ठीक है, इधर 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अल्टरनेट मेथड, देखो इधर ध्यान से, यहां पे ऐसे डिस्प्लेस करा, ये कितना है? थीटा है। यहां पे mg नीचे लगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बड़े गधे हो तुम। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, बताया था ना? अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ। फायदा क्या हुआ? देखो इधर ध्यान से बताओ, टॉर्क के बारे में बताओ। टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट किया जाए? किसके अबाउट कैलकुलेट होता है बेटा? टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट। तो अभी हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला आर परपेंडिकुलर निकालना होता है ना। कैसे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, आएगा ही नहीं। चीता कौन बोलता है? अच्छा, मैं कोई टीचर बोलते हैं, मुझे लगा क्या बता, मानव सर बोलते हो। इधर देखो गधो, सब गधे। ध्यान से सुनो इधर बेटा, मान लो फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, ये आर है। तो आपको सबसे पहले आर परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। तरीका क्या है उसका? तो बेटा फोर्स का पहले लाइन ऑफ एक्शन बना लो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बना लो, बना लिया, फिर इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यही तो होगा। अब ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये आर परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बनाओ यहां पे। तो फोर्स ऐसे लग रहा है,
लग रहा है? अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा ना, ये होगा आर परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो बेटा अगर ये एल है, ये एंगल थीटा होगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो एल साइन थीटा आएगा। करके देख नहीं सकते हो? साइन थीटा लगाओगे इस ट्रायंगल में तो आर परपेंडिकुलर अपॉन एल आएगा, तो यहां से आर परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा एल साइन थीटा। तो टॉर्क अगर मैं कैलकुलेट करूं बच्चों, यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि टॉर्क रीस्टोरिंग है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार ध्यान दो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, कि बेटा अगर मैंने इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कराया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क इसको कैसे लाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी ये भी वही काम हो रहा है, जो फोर्स में होता है वहां यहां भी होता है। ये वहां पे एक्स को देखते हैं, यहाँ पे थीटा को देखते हैं। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क किधर ला रहा है इसको? क्लॉकवाइज में। तो अभी भी बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एल साइन थीटा है, और बच्चों फोर्स कितना है? फोर्स है mg। तो यहां से टाउ इक्वल टू कितना आ गया? टाउ इक्वल टू आ गया mg एल साइन थीटा, वही एजम्पशन लेंगे ये थीटा हो जाएगा। और बच्चों जैसे F इक्वल टू एम ए होता है, वैसे टॉर्क में क्या होता है? आई एल्फा, आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है ना। तो आर्यन, इस पॉइंट के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट हो, सुनो दे, कोई पॉइंट से कोई मास ऐसे लटका हो, ये डिस्टेंस आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अरे अकेला रहता तो एम आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो बस टाउ इक्वल टू आई, आई की जगह एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा लिख दो, आर की जगह एल लिख लो, मुझे पता चल गया स्थिति बहुत डेंजरस है। आई एल्फा इक्वल टू एम जी, एम जी एल थीटा, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हो बच्चों? आई को लिख सकते हो एम एल स्क्वायर इंटू एल्फा। अरे अभी तो बताया था। अरे आर की जगह यहाँ एल है बेटा, लेंथ लिया है ना यहाँ पे, इसको एल माना है ना हमने, तो आर रहता तो आर लेते एर। नहीं वो तो विहान के कहने पे यूज करा दिया। एम से एम कैंसिल कर दो, ठीक है। यहां से अल्फा निकालो, अल्फा कितना आएगा? क्या? हाथ काटी तो दिया है, एक काट देख लेना, सब सही है ना। ये जो बीच में है क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट जी बाई एल। तो 2 पाई बाई ओमेगा कितना होगा? वही फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं आएगा, वही आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई। अरे कर लोगे ना आप, तो ओमेगा निकल जाएगा, तो फिर क्या करना है? 2 पाई बाई ओमेगा करना है, सेम फॉर्मूला आएगा। तो ये भी तरीका है सेम चीज को प्रूफ करने का। 3 क्लास, नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, मतलब 3 घंटे टेस्ट है ना कल। तो किसका टेस्ट बोला था? क्यों? चलो हो गया, लिख लिया। किस चीज का? तो फिजिक्स का ही टेस्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग, थर्मल का टेस्ट है, ठीक है।
सब बंदर है सब। ये फॉर्मूला सबको पता चल गया ना, ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल होगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अरे रख, निकालो 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 निकालो। तुम लोग यार क्या बात कर, देखो चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लोअर इन समर। व्हाई पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लोअर इन समर, ये क्वेश्चन थर्मल में पूछा जाता है। व्हाई पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लोअर इन समर। बेटा यहाँ पे मेटल होता है। हाँ हाँ बच्चों, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। समर के टाइम में एल की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए पेंडुलम क्लॉक टाइम पीरियड बढ़ने पे घड़ी फास्ट हुई कि स्लो, हर्ष टाइम पीरियड टाइम स्लो हुई ना, हाँ तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाता है। समझ में आया ना? अरे क्लियर है ना? चलो एक बात बताओ बेटा, वन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पर वन ऑसिलेशन होता है। आप इतना पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट आप। देखो एक बार क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। व्हाट इज, सुनो इधर जाने क्वेश्चन। हाँ बोला था व्हाट इज द टाइम पीरियड, लिख लो गधा कहीं का। व्हाट इज द टाइम पीरियड, लिखो लिखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। बेटा टाइम पीरियड और लेंथ सेकेंड पेंडुलम का क्या होगा, तो इधर ध्यान दो। सेकेंड पेंडुलम मतलब, जैसे मैं जब एक पहली बार जब क्वेश्चन एक बच्चों को है, बोला सर आपने तो फर्स्ट पेंडुलम ही नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन में तो सेकेंड पेंडुलम आ गया, तो वहां पे पता ना, तो भाई जो सेकेंड के जगह पे यूज होता है घड़ियों में, वो पेंडुलम के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेटा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? अच्छा तुम भी यही समझे थे क्या? उसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? 2 सेकेंड ना बेटा, इधर से इधर जाने में 1 सेकेंड और इधर से इधर आने में 1 सेकेंड। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो इसका आंसर लिख लो, t इक्वल टू 2 सेकेंड। और सुनो, इस t की वैल्यू को उससे पुट करके देखोगे तो l आ जाएगा। l निकालने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर आएगा, बता दे रहा हूं, याद रखो। पाई स्क्वायर 10 होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर ये गलती किसी का हुआ तो ठीक नहीं होगा, याद रखना। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, लेंथ होता है 1 मीटर। देखो फिर ये बात है थर्ड पेंडुलम। चलो राम बताएगा आपकी बार एक क्वेश्चन। चलो राम एक बार बताओ, एक बार 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बार 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, दोनों को बॉब से मतलब यहाँ पे मास की जगह लटका दिया और इक्वल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? बताओ आर्यन। एक बार 5 kg का मास हट, अपना बुद्धि यूज कर लो, अपना बुद्धि यूज कर लो। टी इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी। उसमें मास है कहीं? तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। समझ में आया नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन, पीयू बताओ। चलो एक बार एक पेंडुलम है, बताना मत बयान। एक बार एक पेंडुलम है, उसको 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करके छोड़ा और फिर 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करके छोड़ा, सेम पेंडुलम को, तो किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? एक बार पेंडुलम है, उसको 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ऐसे ऐसे पेंडुलम करेगा, फिर 10 से छोड़ा फिर पेंडुलम करेगा, तो उस सिचुएशन में किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा? 10 वाले में, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। वो 10 क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड होगा। अरे जहां से छोड़ोगे वहीं तो मैक्सिमम आएगा ना। तो बताओ टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड है क्या?
दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, मूर्खों लिख लो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। ए कॉपी मत देना किसी को, फोटो खींच लो चलेगा, किसी को कॉपी मत दिया करो। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। लिख लो, कोई समझ में आ रहा है ये? चलो बताओ, एक लिफ्ट है, उसमें पेंडुलम रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो बेटा, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छा बताओ, जी बढ़ेगा क्या घटेगा? बेटा राइट द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, हाँ लेकिन फॉर्मूला कितना बताओ? करेक्ट, सही लिखा है उसने। अगर नीचे आएगा तो क्या फॉर्मूला होगा? अरे जिसको पता नहीं वो लिख लेना तुम लोग। नीचे आएगा तो t इक्वल टू, हाँ तुम बताओ। गधा कहीं का g जीरो होगा तो t तो इन्फिनिटी आएगा ना। If a equal to g, then time period will be equal to infinity। मतलब पेंडुलम आपको एकदम चलता हुआ नहीं दिखेगा, जहां होगा वहीं पर रुक जाएगा। सेटेलाइट में पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? सेटेलाइट में ज्यादा होगा। सेटेलाइट में कितना होगा? तो बच्चों सेटेलाइट में जी इफेक्टिव जीरो होता है, तो सेटेलाइट में कितना होगा आपका? इंफिनिटी। सेटेलाइट में जी जीरो होता है, फील जीरो होता है, क्योंकि सेटेलाइट हमेशा फ्री फॉल करता है। लिख लेना, ये सब क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम का। चलो बताओ, पोल पे ज्यादा होगा टाइम पीरियड या इक्वेटर पे? पोल पोल पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे? पोल पे ज्यादा होगा, क्यों? सब आहुति दे डालेगा, सब जो पढ़ा है सब भूलेगा। जी की वैल्यू कहां पे ज्यादा होती है? पोल पर, तो पोल पे टी क्या होगा? ठीक है ना? बता बेटा, पेंडुलम फास्ट होगा कि स्लो पोल पर? पोल पे पेंडुलम फास्ट होगा कि स्लो? बताओ पीयू बताओ, पोल पे पेंडुलम फास्ट होगा या स्लो? बताओ। गधा टी जब कम होता है तो पेंडुलम फास्ट होता है, टी बढ़ता है तो पेंडुलम स्लो होता है। ये भगवान ये भी बताना पड़ेगा। बेटा टाइम पीरियड जब बढ़ जाता है ना, मतलब घड़ी स्लो हो गई, तो 2 सेकंड को अब 2.5 सेकंड मेजर कर रही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए स्लो हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी वहां पोल पे क्या होगा? टी एट पोल इज लेस देन टी एट इक्वेटर। ये लिख लेना, लिखते चलना तुम लोग सब कुछ। क्यों? पता है ना बच्चे, फास्टर कहां पे होगी? पोल पर। टी कम होने का मतलब फास्टर। ठीक है, एक और बताओ। एक कार है, अरे केस उसे पॉइंट्स बना के लिखते चले, इसी के केसेस ज्यादा है। एक कार है, वो एक एक्सेलरेशन से जा रही है, उसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? गधे है सब एकदम। इसका देखो सुनो ध्यान से, तुम्हें नहीं आएगा ये। जी नीचे लग रहा है, ए इधर लग रहा है, इसका
जी पड़ेगा, जी ऐसे लग रहा है इसका जे, जी इफेक्टिव इधर आएगा ना, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देगा 2 पाई, ए चुपचाप लिखो, बताओ फास्ट होगा स्लो? हाँ स्लो होगा, हाँ इसी तरह कंफ्यूज रहो तुम लोग, फास्ट हो जाएगा। अजय तुम सो की जग गए? ए चुपचाप शांति से रहो, इवापोरेट रहो तुम लोग यहाँ पे। लिख लिया इसको? पीयू तुम लिख नहीं रहे हो, देख लो ब्राइट, लास्ट में नोटबुक चेक करूंगा जबकि, आज चेक करके ही जाने दूंगा, मैं पीटूंगा फिर मैं सबको। अभी इंद्रजीत सर के साथ, अभी इंद्रजीत सर के साथ बुला के अभी मैं पिटता हूँ, रुको आज चेक करके ही भेजूंगा। पिटाई नहीं, चलो 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 चलो, चेयर बना दूंगा, मेरा पनिशमेंट भूलो मत तुम लोग। चलो आगे चलो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला लिखो, पेंडुलम इन अर्थ टनल, इमेजिनरी अर्थ टनल लिख लो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये अर्थ है, इसमें पूरा यहां से लेके यहां तक टनल बना दिया गया, जो कि ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन काल्पनिक, ठीक है ऐसा। अब बच्चों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट डाला गया तो वो ऑसिलेट करेगा, क्यों ऑसिलेट करेगा? तो देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को डालोगे बेटा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ड्रॉप करोगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, सेंटर पे जाने के बाद अर्थ का जी जीरो हो जाता है, पता है ना आपको? तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन तब तक वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो फिर ये आगे चला जाएगा। वेलोसिटी आने के बाद ये क्या करेगा, आगे चला जाएगा, तो आगे जाके फिर यहाँ पे ये जीरो होगा, लेकिन तब तक फोर्स आ चुका होगा, फिर ये अंदर चला जाएगा, तो बार बार ऐसे इसी के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना आता है? इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, यानी 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, सब कुछ कांस्टेंट होता है। इसका टाइम पीरियड आएगा 1 आवर 30 मिनट्स। मतलब अगर किसी को ड्रॉप कर दोगे तो हर 1.5 घंटे बाद तुम्हें मिलेगा। अच्छा, 1.5 घंटे में नीचे से ऊपर आ जाएगा? हाँ बेटे, जब यहां पे वापस आ जाए तब एक ऑसिलेशन होता है, जब यहां से यहां जाएगा हाफ ऑसिलेशन, फिर वापस आएगा फिर एक ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, 1.5 घंटे में वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो एसएचएम इन यूट्यूब, टाइम हो गया क्या? जाने दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एसएचएम इन यूज, देखो अगली क्लास में जो भी फिजिक्स की क्लास हो मिस मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। मिस नहीं करेगा कोई भी एसएचएम की क्लास। अगर एसएचएम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वेव गड़बड़ होगा,